फ्रेंड्स, ये वीडियो नंबर सेकंड है डीएफपीआर की। ठीक है, जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स हैं इसकी वीडियो नंबर 2 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उम्मीद है आपने पहली वीडियो देख ली होगी, उसके बाद आप ये वीडियो देखें। ठीक है, आपको पूरा समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें क्या कहता है, इसमें क्वेश्चन 12, अकॉर्डिंग टू डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स व्हाट इज मैक्सिमम लाइफ ऑफ अ स्ट्रक्चर टू बी कॉल्ड प्योरली टेम्पररी स्ट्रक्चर। मतलब मैक्सिमम लाइफ जो है कितनी होगी किसी भी स्ट्रक्चर को, जो उसे टेम्पररी स्ट्रक्चर कहा जाए, तो वो कितनी होगी? 2 ईयर्स होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अभी रूल नंबर 15 क्या कहता है? ये कहता है वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ पेमेंट। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा भुगतान जो हो जाता है उसकी माफ़ी से संबंधित है ये। ठीक है, एक्सेस पेमेंट अगर किसी के लिए हो जाता है तो उसको जो है कैसे वेव किया जाता है, उसके लिए इसमें जो है बताया गया है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अगर रिटायर हुआ, ठीक है, और उससे कुछ ज़्यादा पेमेंट हो गया है, तो 50,000 तक का जो पेमेंट है, ठीक है, 50,000 तक का जो पेमेंट है, इसको वेव करने की जो पावर है वो सेक्रेटरी के पास, ठीक है, सेक्रेटरी के पास है। बट एडवाइस लेने के बाद आईएफए की, ठीक है, आईएफए की एडवाइस लेने के बाद जो है सेक्रेटरी 50,000 तक के एक्सेस पेमेंट को माफ़ कर सकता है। इससे ऊपर का अगर मामला है, ठीक है, 50,000 से अगर ऊपर का कोई मामला है तो उस केस में मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। ठीक है, तो उस केस में जो है मिनिस्ट्री कौन सी, वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के पास फाइल जाएगी। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, व्हाट इज द लिमिट अप टू विच पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न अंडर डीएफपी रूल्स फॉर ओपन और लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। तो इसमें जो है डीएफपी रूल्स के अंडर में जो है, डीएफपी रूल्स के अनुसार जो है ओपन टेंडर इंक्वायरी या फिर लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी इसे हम बोलते हैं, इसके मामले में जो उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट इसमें पूछा गया है। व्हाट इज़ द लिमिट इसमें पूछी गई है। ठीक है, लिमिट तो वो कितनी जो है उसके पास जो है लिमिट क्या है, क्या पावर है उसके पास। ठीक है, मतलब जो अमाउंट जो है अपनी वित्तीय शक्तियाँ, उसके बारे में आपको बताना है कि उसके पास क्या वित्तीय शक्तियाँ, बहुत मतलब कितना जो है वो मैक्सिमम अमाउंट का यूज़ कर सकता है। ठीक है, ओपन टेंडर इंक्वायरी या लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ या फिर देयर इज नो लिमिट। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 100 करोड़ तक की लिमिट दी गई है। किसी भी डिपार्टमेंट, जो भी रिलेटिव डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, उसके पास ओपन टेंडर इंक्वायरी और लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में वो इतने को लिए रुपए के लिए एक्सपेंस कर सकता है। ठीक है, अब इसमें जो है रूल नंबर 16 देखिएगा, एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम और प्रोजेक्ट्स के बारे में ये बताती है रूल नंबर 16। ठीक है, मतलब जो योजनाएं जो हैं या जो प्रोजेक्ट हैं उनके जो खर्चे की लिमिट है उसके बारे में जो है रूल नंबर 16 में बताया गया है। तो इसमें आप जो है 3 चीज़ें याद रखेंगे। 100 करोड़ की अगर हम बात करें, 100 करोड़ तक, ठीक है, 100 करोड़ तक की अगर हम बात करें तो 100 करोड़ तक हमने क्या बात करी, सेक्रेटरी। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में बताया भी गया है। सेक्रेटरी के पास लिमिट होती है। ठीक है, सेक्रेटरी के पास लिमिट होती है विद एडवाइस ऑफ आईएफए। ठीक है, वो खर्च कर सकता है। इसके अलावा जो है 100 करोड़ से 500 करोड़ तक, ठीक है, 100 करोड़ से 500 करोड़ तक जो है ईएफसी जो है उसके पास जांच के लिए फाइल जाती है, इंक्वायरी के लिए। ठीक है, ईएफसी क्या होता है? ईएफसी होता है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास फाइल जाती है। ठीक है, और जिसकी जो है इसके जो चेयरमैन होते हैं वो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसके चेयरमैन रहते हैं। ठीक है, मतलब चेयरमैन जो रहते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रहते हैं, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं एक तरीके से। और ये जो है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी जो है ये जो है इसके लिए एनालाइज करती है इस केस के लिए, इसमें क्या क्या एक्सपेंसेस है इस पूरी तरीके से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 500 करोड़ से ऊपर की बात करें, ठीक है, 500 करोड़ से अगर ऊपर की बात करें तो इस केस में जो है जो फाइल है जिस पर जो है सैंक्शन लिया जा रहा है वो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास से फाइल जाती है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जो है फाइल जाएगी, या फिर केंद्रीय कैबिनेट जो होता है, मतलब सेंट्रल जो कैबिनेट होती है, सेंट्रल कैबिनेट की मंजूरी इसके लिए दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए ध्यान से, What is the value of transaction for purchase of commodities for sale or issue to the public for which the state government need not require a reference to the finance ministry in case of trading operation?
तो इसमें ये पूछा गया है कि जो ट्रेडिंग ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ट्रेडिंग ऑपरेशंस जो होते हैं उनके अंतर्गत जो भी सेल, मतलब जो कम्युनिटीज़ के लिए सेल या फिर इशू द पब्लिक, मतलब ये जो ट्रेडिंग ऑपरेशंस के अंडर में जो भी कमोडिटीज़ जो हैं इनको परचेज़ किया जाएगा या सेल किया जाएगा, तो जो गवर्नमेंट है स्टेट की, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है नॉट रिक्वायर अ रेफरेंस टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसे जो है किसी भी तरीके की रेफरेंस लेने की आवश्यकता, अनुमति लेने की आवश्यकता हम कह सकते हैं नहीं होती। तो उसमें एक ये अमाउंट पूछा गया है, कितने अमाउंट तक। और इसमें आप जो स्टेट जो गवर्नमेंट लिखा हुआ है इसमें राज्य सरकार मतलब मत समझिएगा आप, इसका मतलब गवर्नमेंट है, ठीक है, अथॉरिटी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट मतलब देश की जो अथॉरिटी है, सेंट्रल की जो अथॉरिटी है उसकी बात करी गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बिलो 25 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिलो 25 करोड़, ठीक है। 25 करोड़ तक के लेन देन के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 17, ठीक है। रूल नंबर 17 जो है वो ग्रांट इन एड और लोन्स के बारे में बताता है, ठीक है, जो मतलब सहायता अनुदान या ऋण जो होता है उसके बारे में जो है इसमें बात की गई है। क्योंकि सरकार जब जो है किसी यूनिवर्सिटी को, ठीक है, या एनजीओ को, जैसे सरकार जो है मतलब जैसे सरकार एनजीओ को ग्रांट देती है, ऑटोनोमस बॉडीज़ जो होती हैं उन्हें ग्रांट देती है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उन्हें ग्रांट देती है, सब सरकार की अनुदान पर चलती हैं, ठीक है। जैसे यूजीसी वगैरह है, या जैसे हम कह सकते हैं आईसीएमआर है, एम्स वगैरह, ये सब सरकार के अनुदान पर चलते हैं, सरकार इन्हें एक अनुदान देती है, ठीक है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे इसमें अगर हम बात करें, इसी में बताया गया है कि जो अनुदान जो मतलब दिया जाता है, जो ग्रांट जो दी जाती है, इसके 12 मंथ के अंडर, ठीक है, विद इन 12 मंथ जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो होता है वो जमा करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑटोनोमस बॉडी है, इसके पास कोई ग्रांट गई, तो उस ग्रांट जब दी गई उसके विद इन 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ में जो है यूसी जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना हुआ कि उसने पैसा जो है कैसे कैसे कहाँ कहाँ खर्च किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी जो है अगर यूसी के लिए सबमिट नहीं कर सकता है, तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो नेक्स्ट ईयर की जो ग्रांट है उसे रोक भी सकता है वो, ठीक है, क्योंकि पुराने साल की उसने यूसी मतलब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 है द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स डज नॉट अप्लाई टू, ठीक है, डज नॉट अप्लाई टू। तो ये किस पर जो है अप्लाई, इसमें बताया गया किस पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया किस पर अप्लाई नहीं होता है, डिपार्टमेंट, इसमें बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल, इस पर अप्लाई होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस पर जो है ये रूल अप्लाइड नहीं होता है। देखो ये जो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो होता है ये, और एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो होता है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर जो है डीएफपी लागू नहीं होता है। जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स हैं इनके लिए जो है ये लागू नहीं होता है, इनके लिए स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। स्पेशल जो फाइनेंशियल पावर रूल्स जो होते हैं वो इनके लिए बनाए गए हैं, इनके लिए स्पेशल है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इन पर ये रूल्स जो है लागू नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 18 की। 18 रूल नंबर क्या कहता है, ट्रेडिंग ऑपरेशंस के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है, मतलब व्यापार का संचालन जो है वो इसमें बताया। मतलब ये है इसमें, जैसे आप जानते हैं कि सामान्य तौर पर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वो प्रॉफिट के लिए मतलब जो वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ चलती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होती हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होती हैं, या फिर जैसे उसके अलावा और भी कई सारी ऑफिसेज होती हैं जिनमें बहुत सारी कॉमर्शियल विंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें किस तरीके से काम होगा वो इसमें जो है बताया गया है, ठीक है। इनमें जो जैसे अकाउंट्स वगैरह जो मेंटेन होते हैं, जैसे इसमें जो है P&L सीट जो बनाना वो अनिवार्य रहता है। इसके अलावा बैलेंस सीट जो बनती है हर साल, ये सब बनाना जो है बहुत मैंडेटरी रहता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, एक जैसे परफॉर्मा अकाउंट्स बनाया जाता है इनमें, ठीक है, परफॉर्मा अकाउंट्स बनाया जाता है, परफॉर्मा
अकाउंट जो है ये तैयार किया जाता है, ये एक्चुअल मतलब जो इसकी सिचुएशन है उसे पता करने के लिए। तो क्वेश्चन बन सकता है कि परफॉर्मा अकाउंट किसके एडवाइस पर बनाया जाता है, तो ये कैग जो है C&AG, ठीक है, C&AG की एडवाइस पर बनाया जाता है। और ये जो है जो IFA जो मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं उनके द्वारा फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है, उस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हम याद रख सकते हैं इसमें बहुत सारी मतलब जैसे रॉ मटेरियल वगैरह इनके लिए चाहिए होता है, तो वर्किंग कैपिटल इन्हें अलग से अलॉट होती है, ठीक है। तो ये सब भी बातें जो है इसमें पता होनी चाहिए। और इसमें और जो इसमें मतलब मटेरियल जो भी मतलब सेल होता है, क्योंकि कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस इसमें मतलब उन्हें ध्यान रखना है, जो भी उसके HODs जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है प्रॉफिट के रिगार्डिंग वो फॉलो करनी होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो यहाँ के जो HOD होते हैं उनके लिए थोड़ी सी जो सामान्य तौर पर और डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके HOD से कुछ ज़्यादा मतलब पावर होती है सैंक्शन वगैरह करने की, ताकि वो जो है जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो कर पाएँ ज़्यादातर मतलब अच्छे तरीके से जो है रॉ मटेरियल वगैरह खरीद पाएँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें रूल नंबर 19 की बात करते हैं। रूल नंबर 19 क्या कहता है, ठीक है। रूल नंबर 19 भी हम इसका अभी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए रूल नंबर 19 जो है, रूल नंबर 19 जो है वो है डिसमेंटलमेंट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स। देखिए जो सरकारी आवास जो रहते हैं या फिर सरकारी बिल्डिंग्स हम कह सकते हैं एक तरीके से, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं उन बिल्डिंग को गिराने की जो पावर है उसके बारे में इसमें बात करी गई है। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट में मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, उसको HOD है तो उस बिल्डिंग के लिए डायरेक्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकता कि ये बिल्डिंग पुरानी हो गई, इस बिल्डिंग को इसको डिसमेंटल कर दो, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा HOD के लिए, पहले CPWD जो है CPWD की पहले एडवाइस लेनी पड़ेगी। मतलब CPWD को जो एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर्स होते हैं उनके द्वारा जो है एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता है कि ये जो बिल्डिंग है वो अनसेफ है या फिर बियॉन्ड क्या कहता है बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर्स है, बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर, ठीक है, बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर है, ऐसा उनके द्वारा जो है मतलब सर्टिफाई किया जाता है। उसके बाद जो है HOD जो है डिसमेंटल के लिए ऑर्डर कर सकते हैं उस बिल्डिंग के लिए, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन शुड रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स नॉट बी मेड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर विदाउट ए पीरियड अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिना अप्रूवल के जो है रीएप्रोप्रिएशन फंड का नहीं किया जा सकता। फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में या फिर फोर्थ क्वार्टर में। तो फर्स्ट क्वार्टर में नहीं किया जा सकता, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में जो है रीएप्रोप्रिएशन फंड का नहीं किया जा सकता विदाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल के, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब रूल नंबर 20 जो है वो कहता है कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शन टू ऑडिट के बारे में कहता है, ठीक है। मतलब ऑडिट को एक तरीके से ये बताता है कि कैसे सूचना भेजना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें जो है बताया गया है ये एक ऑडिट से रिगार्डिंग इसमें बताया गया है। जैसे मान लीजिए कोई भी जो इसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो 5 लाख, ठीक है, 5 लाख या फिर इससे ज़्यादा मोर, ठीक है, इससे ज़्यादा भी कोई सैंक्शन देता है, फाइनेंशियल सैंक्शन हम जिसे बोलते हैं, वित्तीय सहमति, फाइनेंशियल सैंक्शन कोई देता है, तो इसके लिए जो ऑफिसर्स है वो एक साइंड कॉपी, ठीक है, साइंड कॉपी जो है मैंडेटरी रूप से भेजेगा, ठीक है, C&AG के पास, जो भी मतलब उस डिपार्टमेंट के जो भी संबंधित जो भी ऑडिटर ऑफिसर हैं उनके पास, या फिर जो है PAO के पास, ठीक है, पे एंड अकाउंट ऑफिस जिसे हम बोलते हैं, इसके पास। और टाइमलाइन क्या है, जैसे ये जो फाइनेंशियल सैंक्शन दी है इसके विदिन 14 डेज, ठीक है, विदिन 14 डेज, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बताता है, व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट्स फॉर रीअप्रोप्रिएशन पावर ऑन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर डेलीगेटेड टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री। क्वेश्चन में बताया गया है कि मॉनेटरी लिमिट जो है रीअप्रोप्रिएशन की, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को, तो कितनी जो है उसे मॉनेटरी लिमिट दी गई है, ठीक है। तो जो है मतलब इसमें पूछा गया है, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जो भी एस्टेब्लिशमेंट जो एक्सपेंडिचर है, एक सेकेंड, मतलब इसमें जो है इसमें ये बताया गया है जो एस्टेब्लिशमेंट जो एक्सपेंडिचर हैं इनके संबंध में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब डिपार्टमेंट या फिर जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनको जो है रीअप्रोप्रिएशन की कितनी मॉनेटरी लिमिट की जो है पावर उसे उन्हें दी गई है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है, तो जिसका जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, 15 करोड़ तक, अप टू 15 करोड़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 15 करोड़ तक की जो है लिमिट प्रदान की गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है रूल नंबर 21, ये लास्ट रूल है इसका। तो इसमें क्या बताया गया है, जो भी जो पुराने कानून वगैरह थे
उनको जो है इसने हटा दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि पहले DFPR 1978 था, इसको रिपील करने के बाद जो है DFPR 2024 आया था। ठीक है, 2024 उसके बाद आया था। ठीक है, तो पुराने जो भी नियम के थे, जो टेंडर वगैरह या जो फैसले जो थे वो तो मतलब जो है वो मतलब मान्य रहेंगे। बाकी जो है अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग नए ऑर्डर्स पास होंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया गया है रिपील एंड सेविंग्स में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ही हमने जो है टोटल इसमें क्वेश्चन किए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप वीडियो मतलब बताइएगा। और मैं जो है अब ज़्यादातर थ्योरी वाली वीडियोज़ अब नहीं बची हैं, ज़्यादातर जितना भी सिलेबस थोड़ा बहुत बचा है तो वो हम जो क्वेश्चन के माध्यम से ही कंप्लीट करेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।